ईमानदार, लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित, ये शब्द एक आदर्श शिक्षक को बेहद सरल और स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करते हैं। शिक्षक ही हमारे देश के भविष्य को तैयार करते हैं। अगर आज हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहलाने का दम भरते हैं, तो इसके पीछे इन शिक्षकों की कड़ी मेहनत और तप है। जब हम ये सपना देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, तो कोई दो राय नहीं कि इसमें से भी सबसे बड़ी और सबसे अहम भूमिका इन्हीं गुरुओं की रहने वाली है। लेकिन क्या हो जब इन्हीं गुरुओं की ईमानदारी पर उंगलियां उठाई जाने लगे? क्या हो जब इन्हें शक की नजरों से देखा जाने लगे? क्या हो जब उन पर जबरदस्ती के नियम थोपे जाएं? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। शिक्षकों में इसको लेकर के जबरदस्त रोष है, वहीं सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती है। आज के इस वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन हाजिरी के मुद्दे को। सही सरकार है या फिर शिक्षक, इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर यूपी में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कई दिनों से शिक्षक डिजिटल हाजिरी लगाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको जबरदस्ती दबाव में लेकर के किया जाएगा तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम चाणक्य की संतान हैं। हम चंद्रगुप्त मौर्य पैदा कर सकते हैं, इसलिए हम इनका तख्ता पलट कर देंगे। Teachers in Uttar Pradesh's Lucknow protesting for the second consecutive week against the newly implemented biometric। जो स्कूल शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे, आजकल वहाँ घमासान की मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में टीचर्स में डिजिटल अटेंडेंस का भले ही विरोध हो रहा हो, ये केवल और केवल सरकार की नीति, विभाग की नीति ये है कि अध्यापक चोर है, ये समाज में प्रदर्शित करना चाहते हैं। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी का तीखा विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया और ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को अव्यावहारिक बताया। जुलाई के पहले सप्ताह में ही उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 8 जुलाई दिन सोमवार से डिजिटल अटेंडेंस लगाने का आदेश जारी किया। यह आदेश आते ही सूबे के 6 लाख से भी ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा। उन्होंने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से तो शिक्षकों और विभाग में मानो तलवारें खिंच गईं। एक तरफ जहां विभाग रोज दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ शिक्षक लामबंद है। कई जिलों में तो शिक्षकों को वेतन काटने तक की चेतावनी दी जा चुकी है। यकीन मानिए, इस लड़ाई में शिक्षक का पलड़ा कहीं न कहीं हल्का नजर आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है आम जनता में शिक्षकों को लेकर के बनी इमेज। ऐसा लगता है कि आज जो हालात बन रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं शिक्षक ही जिम्मेदार है। चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपको आज से लगभग 5 साल पहले लिए चलते हैं। साल 2020 में गोंडा जिले में एक शिक्षिका का नाम खूब सुर्खियों में रहा था। आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि वो महोदया एक स्कूल में नहीं बल्कि 25 स्कूलों में एक साथ पढ़ाया करती थी। आप सोच में पड़ गए ना? हैरान परेशान हुए तो बस हाथ ऊपर कीजिए और सिर खुजाइए। जाहिर है कि अब आपके मन में भी उन महोदया का नाम जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी, तो उनका नाम भी हम आपको बता देते हैं। उनका नाम है अनामिका शुक्ला। ये भले ही एक शिक्षिका थी, लेकिन वेतन 25 शिक्षिकाओं का लेती थी। पता तो ये भी चला कि अनामिका जी ने इन स्कूलों में प्रॉक्सी टीचर रखे हुए थे और तनख्वाह खुद उठाती थी। ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि उन्होंने ये काम साल भर से ज्यादा समय तक बेधड़क, बेखौफ, बेरोक-टोक किया। अब एक और सनसनीखेज मामला, हालांकि मामला यूपी का ना हो करके कभी उसका हिस्सा रहे उत्तराखंड का है। साल 2022 में यहाँ के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक ऐसी शिक्षिका पकड़ी गई जो खुद स्कूल न जा करके किसी और को अपनी जगह भेजा करती थी, जिसको उन्होंने बाकायदे 10,000 रुपए प्रतिमाह पर रखा हुआ था। हालांकि उनका खुद का वेतन 70,000 रुपए था। यूपी में भी इस तरह के तमाम मामले सामने आते रहते हैं। शिक्षकों का देर से स्कूल जाना कोई नई बात नहीं है। अक्सर ऐसी खबरें अखबारों का हिस्सा बनती हैं। लेकिन क्या कुछ शिक्षकों की मनमानी, बेईमानी की सजा सबको दी जानी चाहिए? मोहल्ले में एक चोर हो जाने से सब चोर तो नहीं हो जाते। कुछ मामलों के आधार पर शिक्षकों पर आम राय बना लेना कतई उचित नहीं है। पहले भी अधिकांश शिक्षक अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते थे और आज भी करते हैं। याद कीजिए, लगभग हर साल वायरल होने वाली वो तस्वीरें, वो दृश्य जब किसी शिक्षक के ट्रांसफर होने पर केवल उस स्कूल के छात्र छात्रा ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव रोते हुए दिखा था। इन दृश्यों को देख करके सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है इन शिक्षकों ने कितनी मेहनत की होगी लोगों के दिलों में ये जगह बनाने के लिए। यकीन मानिए, ऐसे शिक्षकों की पूरे शिक्षा विभाग में कोई कमी नहीं है। वो पूरे तन, मन और कई बार धन से भी अपने छात्रों के भविष्य निर्माण में जुटा होता है। फिर क्या वजह है वही शिक्षक वर्ग ऑनलाइन हाजिरी जैसी अच्छी पहल का विरोध कर रहा है? सबसे पहले तो हमें इस गलतफहमी से निकलना होगा कि शिक्षक डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहा है। नहीं, वो इसका विरोध कतई नहीं कर रहा है। वो विरोध कर रहा है इसे लागू करने के तरीके का। वो विरोध कर रहा है उस तरीके का जो डिजिटल हाजिरी के लिए अपनाया गया है। इस विरोध को समझने के लिए हमें शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी के प्रोसेस को समझना होगा। शिक्षा विभाग के पास एक प्रेरणा ऐप है। इसी ऐप के जरिए शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी है। इसके लिए हर स्कूलों में 2-2 टैब
उपलब्ध करवाए गए हैं। समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। सबसे पहले शिक्षकों की शिकायत है कि ये टैब चलते ही नहीं है। जो चलने लायक है भी उनमें अक्सर नेटवर्क की समस्या रहती है। अब क्योंकि प्रेरणा ऐप पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर है, इंटरनेट के लिए नेटवर्क होना जरूरी है। भारतीय टेलीकॉम कंपनियां तो दावा ठोकती हैं कि उनका नेटवर्क जमीन की अथाह गहराइयों से लेकर के आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक, महासागर से लेकर के पर्वतों तक, बंजर से लेकर के जंगल तक मौजूद है। पतंजलि के प्रोडक्ट के विज्ञापनों पर भले ही भ्रामक दावे करने के आरोप लगे हो, बाबा रामदेव को बारंबार माफी तक मांगने के लिए मजबूर किया गया हो, लेकिन हैरत है इतनी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों से कोई सवाल नहीं करता। शहरों में भी नेटवर्क की समस्या बेहद आम है। हर व्यक्ति रोज ही इससे खराब नेटवर्क की समस्या से जूझता है। ऐसे में दूर दराज के गाँव में बेहतर नेटवर्क की उम्मीद करना बेमानी है। कुछ जगहों पर तो ऐसे हालात हैं कि कॉल कनेक्ट होना ही बड़ी बात होती है, इंटरनेट चलना तो दूर की बात है। ऐसे में अगर शिक्षक समय से स्कूल पहुंच भी गया तो बिना नेटवर्क के उसकी हाजिरी लगने से रही। प्रेरणा ऐप को बनाने वालों ने बड़ी फुर्सत में इसे बनाया है। यह ऐप एक निश्चित समय तक ही चलता है, इसके बाद ये बंद हो जाता है। यानी अगर उस समय तक शिक्षक ने किसी तरह हाथ पैर जोड़ करके नेटवर्क को बुला लिया तब तो ठीक है, वरना उसकी एब्सेंट लगनी और सैलरी कटनी तय है। अभी तो और सुनिए, इस ऐप में स्कूल का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी फीड है। यानी कि अगर शिक्षक ने ज्यादा चालाकी की और ये सोचा कि स्कूल के बाहर जाकर के हाजिरी लगा देंगे तो ये ऐप अपने आप बंद हो जाएगा। अब सवाल यही है कि अगर हाजिरी के वक्त ऐप नहीं चला तब जिम्मेदार कौन होगा? ऐप के ना चलने, नेटवर्क के ना होने का दोषी शिक्षक कैसे हो सकता है? इस व्यवस्था को लागू करने से पहले जरूरी है कि इन स्कूलों में सुचारू नेटवर्क की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। बिना नेटवर्क के डिजिटल हाजिरी का आदेश लागू करना सरासर मनमानी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑनलाइन हाजिरी लागू करने में सबसे बड़ा रोल नेटवर्क का ही है। अब सवाल ये है कि स्कूलों में नेटवर्क बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए अधिकारियों को रूरल क्षेत्रों में मौजूद बैंकों और डाकघरों से सीखने की जरूरत है। बैंक और डाकघर ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए वो सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर निर्भर नहीं करते, इसके बजाय वो वीसैट पर भरोसा करते हैं। बैंक्स और डाकघर देश के तमाम दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग और डाक सुविधाएं उपलब्ध कराते आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसके लिए एक अच्छा खासा खर्च भी लगेगा। अब जब सरकारी स्कूलों में पौष्टिक खाने के लिए प्रति बच्चा लगभग 5 रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च कर रही है, तो ऐसे में कनेक्टिविटी के लिए कुछ खर्च करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब जिम्मेदारों ने स्कूलों में डिजिटल हाजिरी के बारे में सोचा होगा तो एक बार उनके मन में भी नेटवर्क का सवाल तो जरूर आया होगा, लेकिन अफसोस इस सवाल का जवाब ढूंढे बगैर ही आदेश निकाल दिया गया। जब बंद एसी कमरों में बैठ करके योजनाएं बनेंगी तो जमीनी स्तर पर उसका हश्र यही होगा। डिजिटल हाजिरी की राह में नेटवर्क सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन इकलौती नहीं। शायद हुक्मरानों को यह अंदाजा भी नहीं है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय कहां स्थित है, क्योंकि अगर मालूम होता तो ऐसे तानाशाही आदेश लाने से पहले जरूर सोचते। सूबे में आज भी तमाम सरकारी स्कूल ऐसी जगह पर स्थित है जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, जुनून चाहिए। अक्सर बरसात में गाँव की सड़कें झील बन जाती हैं और जो ये रुतबा हासिल नहीं कर पाती वो दलदल में तब्दील हो जाती है। ऐसे में स्कूलों तक पहुंचने के लिए या तो नाव की सवारी उपलब्ध होनी चाहिए या फिर शिक्षक को कुशल तैराक होना चाहिए। अगर ये दोनों विकल्प भी मौजूद नहीं है तो वो शक्तिमान भी बन सकता है। अब निश्चित तौर पर विभाग शिक्षकों से यही उम्मीद कर रहा है। हम विकास का चाहे जितना ढिंढोरा पीट लें, लेकिन हकीकत यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। ऐसे में मजबूरन शिक्षक कार्यस्थल से कई किलोमीटर दूर रहने को मजबूर है। रोज 10 किलोमीटर की दूरी स्कूल आने और जाने में खर्च कर देता है। ऐसे में कई बार उसे ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ता है। कहीं पर सड़क जाम तो कहीं पर रेलवे फाटक बंद। ऐसे में जब शिक्षक किसी तरह से स्कूल पहुंचे और उसे पता चले कि हाजिरी का समय समाप्त हो चुका है और अब उसके पूरे दिन का वेतन कटना है, सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरेगी। अब ऐसे में तो उस दिन पढ़ाने के बजाय घर लौट जाना ही सही है। शिक्षक इसके लिए हाफ डे की भी मांग कर रहे हैं। शायद ये बेहतर भी मालूम पड़ता है। समस्याएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। अब शिक्षक किसी दूसरे ग्रह के प्राणी तो है नहीं। ऐसे में अगर किसी वजह से वो समय से स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है या देरी हो रही है तो हाफ डे की छुट्टी बेहतर विकल्प हो सकती है। आखिरकार सरकार डिजिटल हाजिरी पर इतना जोर क्यों दे रही है? स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय आधी अधूरी तैयारी के साथ डिजिटल हाजिरी पर फोकस करना बेहद अजीब है। हालात ये है कि स्कूलों का सत्र भले ही अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चों की कॉपी किताबें जुलाई अगस्त तक नहीं आ पाती। बच्चों को उनकी ड्रेस कब मिलेगी कोई नहीं जानता। एक शिक्षक केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि वो स्कूल का चपरासी भी है। शिक्षक केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि वो स्कूल का सफाई कर्मचारी भी है। स्कूल का कंप्यूटर ऑपरेटर वही है। स्कूल वो खोलेगा कक्षा से लेकर स्कूल प्रांगण तक और प्रांगण से लेकर के शौचालय तक वो साफ करेगा। एमडीएम के लिए सब्जी वो लाएगा, दूध वो लाएगा, बच्चों को खाना वो परोसेगा, बच्चों के लिए मोटरसाइकिल में किताबें लाद करके वो लाएगा, स्कूल के लिए सिलेंडर लाद करके वो लाएगा। इतना ही नहीं,
उसे तमाम तरह के बाकी ऐसे भी काम करने हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मतलब अगर किसी काम के लिए कोई ना मिले तो शिक्षक है ना, उसे तो बस बैल की तरह हल से बांध दीजिए और फिर कोई भी खेत जुतवा लीजिए। अब इन सब जरूरी कामों में अगर थोड़ी बहुत फुर्सत मिल भी गई तो वो स्कूल में जा करके बच्चों को पढ़ाने जैसा गैर जरूरी काम भी कर लेता है। अब हमारी भाषा थोड़ी तल्ख हो सकती है, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। अफसोस इस बात का है कि जिम्मेदार मूल समस्या पर ध्यान देने के बजाय अपना सारा ध्यान कहीं और ही लगा रहे हैं। वैसे भी शिक्षा विभाग पिछले कुछ समय से एक प्रयोगशाला बन चुका है। यहाँ पर नित्य नए फरमान आते हैं जो जमीनी हकीकत से बहुत दूर होते हैं। हैरत है कि डिजिटल हाजिरी जैसा आदेश जारी किए जाने से पहले शिक्षक संगठन से किसी तरह की बातचीत तक करना जरूरी नहीं समझा गया। शायद बातचीत से उन्हें जमीनी समस्याओं को जानने का मौका मिलता, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं। शिक्षक आदेश मानने को तैयार नहीं है और विभाग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। कई जिलों में तो अधिकारियों ने डिजिटल हाजिरी न लगाने वाले शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश भी जारी कर दिया है। बिना उचित व्यवस्था किए डिजिटल हाजिरी लगाने जैसा आदेश सुनियोजित हमला है शिक्षकों के सम्मान पर। ये संगठित हमला है शिक्षकों की गरिमा पर। ये संगठित हमला है शिक्षकों की मर्यादा पर। ये षड्यंत्र है शिक्षक बिरादरी को बदनाम करने का। ये षड्यंत्र है समाज को गुमराह करने का। सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो ये है, जो शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को लेकर के इतना मुखर हो रहे हैं, क्या उन विभागों में पहले से ही डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था लागू है? क्या अधिकारी अपनी डिजिटल हाजिरी लगाने के बाद ही शिक्षकों पर डिजिटल हाजिरी लगाने का दबाव बना रहे हैं? क्या सूबे के बाकी सभी विभागों में डिजिटल हाजिरी लागू की जा चुकी है? शायद हुक्मरानों को मालूम ना हो, लेकिन ज्यादातर विभागों में स्कूलों जैसी नेटवर्क की समस्या भी नहीं आने वाली है। वहाँ डिजिटल हाजिरी बड़ी आसानी से लागू की जा सकती है। लेकिन अफसोस शायद उनकी नजर में सबसे बड़े चोर केवल शिक्षक ही हैं। जो कभी इन शिक्षकों से पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर के अधिकारी बने, आज वही इनको शक की नजरों से देखते हैं। शायद ये शिक्षकों के लिए भी शर्म की बात है। शायद उनकी मेहनत में कहीं कोई कमी रह गई होगी। शायद उनके समर्पण में कोई चूक रह गई होगी। शिक्षकों की तमाम मांगे भी जो बीते कई सालों से अनसुनी की जा रही है, वो चाहते हैं कि उन्हें भी बाकी विभागों की तरह ईएल की सुविधा दी जाए, यानी कि इमरजेंसी लीव। फिलहाल उन्हें साल भर में केवल 14 सीएल मिलती है। अब ये नियम बनाने वालों, तुम मानो या ना मानो, लेकिन आखिर शिक्षक भी तो इंसान ही है। उसके भी बीवी बच्चे घर परिवार होते हैं। छुट्टी की जरूरत उन्हें भी पड़ती है। किसी शिक्षक को अपनी ही शादी में छुट्टियां लेनी हो तो भला क्या करेगा? अब या तो गर्मी या सर्दी की छुट्टियों में अपनी शादी करे, या फिर 14 सीएल गवाए, या फिर आखिरी रास्ते के रूप में फर्जी मेडिकल बनवाए। जान करके हैरानी होती है कि आज भी शिक्षकों को न तो बीमा की सुविधा दी जाती है और न ही उनके और उनके परिवार के लिए कैशलेस मेडिकल की सुविधा है। शिक्षकों की इन जायज मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। बस रोज नए नए फरमान जारी हो रहे हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि पूरी ताकत शिक्षकों को विलेन बनाने पर झोंकी जा रही है। पूरी कोशिश हो रही है कि समाज में ये संदेश जाए कि सभी शिक्षक नकारा है, कामचोर है। पूरी कोशिश है कि स्कूलों में पढ़ाई का माहौल खराब किया जाए। जिम्मेदारों को समझना होगा कि इस तरह के टकराव से शिक्षकों की गरिमा पर चोट पहुंचती है, जिसका खामियाजा पूरे समाज को उठाना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गलत लोग हर जगह होते हैं, लेकिन इसके लिए सबको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। डिजिटल हाजिरी अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत है इसे पूरी तैयारी के साथ लागू करने की। कितना बेहतर हो अगर जो विभाग और जो अधिकारी इसे लागू करने का दबाव बना रहे हैं वो पहले इसे अपने विभागों में लागू करें, तब वो अपनी बात ज्यादा मजबूती से रख सकते हैं। यकीनन निगरानी अच्छी चीज है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा निगरानी व्यक्ति को निष्क्रिय ही बनाती है। फिलहाल जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से सरकार और शिक्षक आमने सामने हैं, वह स्कूलों में पढ़ाई के माहौल के लिए कतई उचित नहीं है। एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। जरूरत है साथ मिल बैठने की, एक दूसरे की समस्याओं को जानने की और फिर मिल करके उनका समाधान ढूंढने की। किसी को गलत साबित करके किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे सरकार हो या शिक्षक, दोनों का ही उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर और मजबूत बनाना है। हम उम्मीद करते हैं कि यह मामला जल्दी सुलटेगा और दोनों पक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और एक ऐसा समाधान निकालेंगे जिसमें जीत शिक्षक की होगी, जीत व्यवस्था की होगी और जीत बेहतरी की होगी। हमें यह मालूम था कि ज्यादातर जनता, हमारे ज्यादातर सब्सक्राइबर्स, हमारे ज्यादातर व्यूअर्स शिक्षकों के खिलाफ ही हैं। फिर भी हमने पूरी ईमानदारी के साथ इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। हो सकता है कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इससे नाराज हों, लेकिन यकीन मानिए हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अगर आपने यहाँ तक पूरा ये वीडियो देख लिया है तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी, शिक्षकों की समस्याएं समझ में आई होंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।